ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के जो चैप्टर्स देख रहे थे, या फिर ये कहें कि मौलिक अधिकारों के जो हम कुछ अनुच्छेद देख चुके थे, अब इसमें हम उसी के आगे से देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियोस हैं क्रम से हैं, तो यहाँ पर जो हम आज अनुच्छेद देखने वाले हैं वो जो प्रश्न होंगे वो होंगे जैसे कि व्यक्ति को जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो कैसे है, किन किन अनुच्छेदों के तहत है। इसके बाद यदि कोई अल्पसंख्यक है, भाषाई अल्पसंख्यक है और सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक है, तो उसको संविधान में किस तरह से प्रावधान किए गए हैं कि उसको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाए ना, विद्यालय खोलने की फैसिलिटीज़ दी जाएं। इसके साथ हम देखेंगे कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, तो किस तरह से वो ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनको वो एक्टिवेट करता है, इनको वो क्रियान्वित करने के लिए अधिकार रखता है और कैसे क्रियान्वित करता है। तो फ्रेंड्स, इन सारे मुद्दों के साथ में और ये सारे प्रश्न जो इस तरह के होंगे आज के वीडियोज़ में हम शामिल करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं इस चैनल में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो फ्रेंड्स इसमें से जुड़े हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा इस चैनल के ग्रो के लिए भी काम करें फ्रेंड्स, क्योंकि अल्टीमेटली जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये चैनल तो आप लोग का ही है। अगर आप लोग का ही सहयोग होगा तभी तो हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, पहला इसमें से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी है संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से या धर्म की स्वतंत्रता से, और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो हमारा 25 अनुच्छेद है ये धर्म की स्वतंत्रता देता है। शुरुआती वाले वीडियो में हमने देखा था कि जो धर्म की स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में इंडिकेट किया गया है हमारे संविधान में। तो यहाँ पर जो 25 अनुच्छेद है फ्रेंड्स, वो क्या कहता है, वो कहता है कि व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म मान सकता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य ये है कि हम जिस धर्म को अच्छा मानते हैं या जो हमें हमारी प्रकृति के अनुकूल लगता है उस धर्म को हम मान सकते हैं, और मानने के साथ साथ में हम उस धर्म की जो भी पूजा पद्धतियां हैं उनको अपना सकते हैं, उनको कर सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है ये हमें अनुच्छेद 25 में दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो 26 है अनुच्छेद, इस 26 अनुच्छेद में कहा गया है कि जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं वो अपने कार्य कर सकते हैं। अपने कार्य करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए उनका कोई एक विशेष फंक्शन है, तो एक जैसे समुदाय है उसका कोई फंक्शन है तो वो उस फंक्शन को क्रियान्वित कर सकता है, उसके लिए उसे मना नहीं किया जा सकता है। हालांकि सरकार कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिन पे वो रोक लगा सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी धर्म के किसी भी एक्शन से अगर समाज में डर फैलता है, जैसे एक केस हुआ था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक कापालिक संप्रदाय के जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं कि मुंडमालाओं के साथ में नृत्य करते हैं, और वो नृत्य काफ़ी थोड़ा सा डरावना टाइप का होता है। तो वहाँ पर उनको रोक लगा दी गई थी कि आप इस तरह की प्रक्रिया नहीं कर सकते। इसके साथ में कुछ चीज़ें और थी, जैसे कि एक खून पीने की प्रक्रिया भी थी उसमें कापालिक संप्रदाय में, तो उसको भी उन्होंने रोक लगा दिया कि ये मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है ये नुकसानदेह है। तो इस प्रकार से धार्मिक जो भी संप्रदाय हैं उनको स्वतंत्रता तो है कि वो अपने जो भी कार्य हैं उनको संपादित कर सकते हैं, लेकिन यदि वहाँ पर लोक व्यवस्था का कहीं भी प्रॉब्लम होती है या फिर मान लीजिए कि किसी स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं तो वहाँ पर रोका जा सकता है सरकार के द्वारा उन क्रियाओं के। बाकी इसके जो भी हैं आप अपनी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद देखिए 27 है। 27 अनुच्छेद ये कहता है फ्रेंड्स कि अगर धर्म की अभिवृद्धि हेतु कोई भी अगर पैसा इकट्ठा किया जाता है तो उसमें सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। मतलब कि कोई भी टैक्स उस संपत्ति में नहीं लगाई जाएगी जो किसी धर्म विशेष के उन्नति के लिए काम करने के लिए उपयोग में लाई जाएगी। तो इस प्रकार से टैक्स से सुरक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कि कोई भी संस्था यदि सरकार के फंड से बनी हुई है या फिर सरकार का उसमें कोई योगदान है तो वो संस्था किसी भी धार्मिक क्रियाओं को
क्रियान्वित नहीं करेंगी। इसके साथ में अगर कोई संस्था इस तरह की है जहां पर क्रियान्वयन करने की अनुमति है या फिर वहां आवश्यक ही है तो वो किया जाएगा, लेकिन वहां पर किसी भी व्यक्ति को मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को वहां भाग लेने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, उसको जबरन वहां पर इन्वॉल्व नहीं कराया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 28 हमारा कहता है। तो इस प्रकार से हमारा 25 से 28 का जो अनुच्छेद है इस प्रकार से वितरित है और हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित हैं? ऑप्शन 1 है धर्म प्रचार करने का अधिकार, ऑप्शन बी सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, ऑप्शन सी या ऑप्शन तीसरा है यहाँ पर राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और चौथा है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3 तीनों सही है, लेकिन चौथा यहाँ पर गलत है। अब देखिए कैसे, धर्म के प्रचार करने का अधिकार बिल्कुल है। कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि आप आचरण कर सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। प्रचार करने में आप किसी व्यक्ति को ये भी कह सकते हैं कि आप हमारा जो धर्म है उसे स्वीकार करें, ग्रहण करें, लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि आप उसको लालच नहीं दे सकते हैं और आप उसको फोर्सफुली उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया है वो दिया था कि सिखों को कृपाण धारण करने की जो सुविधा है वो दी गई है। अब कृपाण धारण, वो जो मान लीजिए कि एक छोटा सा कटार या तलवार रहता है वो कृपाण है और उसको धारण करने की सिखों को ये आज़ादी दी गई है। वो इसलिए दी गई है कि इनका जो मूल ग्रंथ है उस मूल ग्रंथ में इसको इंडिकेट कर दिया गया है या इसको वहाँ पर कहा गया है कि नहीं ये धारण ही करना चाहिए, तो इसलिए कृपाण धारण की वहाँ पर उनको सुविधा दी गई है। उन्होंने ककार, 5 ककार की बात की है एक वहाँ के अपने धर्म में, जिनमें से कड़ा है, केस है, कंघा है और ये कृपाण है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं उनको धारण करने की चूंकि बात उनके मूल धर्म में की गई है, इसलिए ऐसा कहा गया है। यहाँ पर एक चीज़ और आप देखे होंगे ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक 3 तलाक वाला मुद्दा था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल करार दे दिया। इलीगल इसलिए करार दे दिया गया था कि जो इस्लाम धर्म का जो कुरान, जो कि एक उनका मूल ग्रंथ है, इस कुरान का उन्होंने साक्ष्य लिया था और कुरान में कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि इस प्रकार से 3 तलाक किया जाए। वहाँ पर व्यवस्थाएं थी लेकिन उनका प्रारूप बिल्कुल दूसरा था। तो इसलिए जो अपनी सुप्रीम कोर्ट थी उसने इसको विड्रॉ कर दिया था। अगला देखिए यहाँ पे राज्यों का समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, ये भी अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे अभी हमने चर्चा की कि धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार इस प्रकार से नहीं है कि फोर्सफुली आप उनको मतलब परिवर्तन कराएं, और ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला फ्रेंड्स प्रश्न देखिए इधर पे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये क्या है, अनुच्छेद 25 है। देखिए ये झारखंड के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। अगला देखिए प्रश्न, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? मतलब संविधान द्वारा प्रदत्त जो धार्मिक अधिकार हैं उन पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ऑप्शन देखिए स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था। तो फ्रेंड्स इसमें से कूट दिया गया है। पहला कूट है केवल 3, दूसरा कूट है केवल 2, 3, तीसरा कूट है केवल 1, 3 और चौथा कूट है 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3 सही है। अर्थात अगर किसी भी धार्मिक उसमें अगर ये गवर्नमेंट को समझ में आता है कि जैसे स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, सदाचार की समस्या हो सकती है या फिर लोक व्यवस्था की समस्या हो सकती है, तो वहाँ पर उन धार्मिक जो भी कर्मकांड हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार उनमें रोक लगा सकती है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने थोड़ी सी चर्चा की भी थी। अगला देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23 में,
अनुच्छेद 29-30 में, अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 38-39 में। तो फ्रेंड्स ये जो देखिए सुविधा दी गई है, ये दी गई है अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 और जो 30 हैं, ये जो भी देखिए यहाँ पर दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात एक्चुअली की गई है। यहाँ पर जो पहला अल्पसंख्यक है वो है भाषाई आधार पर और लिपि आधार पर। जैसे कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जो आदिवासी रह रहे हैं, उनकी भाषा अलग है, उनकी अपनी विशेष लिपि भी है, तो ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरी बात, जो लोग संस्कृति में डिफरेंट हैं, मतलब कि उनकी कोई विशेष संस्कृति है, अगर ऐसे लोग अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाह रहे हैं तो सरकार उनके लिए ये मौलिक अधिकार प्रदान कर देती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप देखेंगे कि संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण हो, इसके लिए गवर्नमेंट ये भी उनको अधिकार देती है कि अनुच्छेद 30 के तहत वो अपनी तरह की संस्थाओं को ओपन कर सकें, खोल सकें। वहाँ पर उनका जो प्रशासन है वो अपनी तरह से कर सकें। प्रशासन का मतलब ये है कि वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से टीचिंग होगी, किस तरह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन एक यहाँ पे देखिए अपवाद की बात यह है कि जो भी सिलेबस होगा, सिलेबस को जब तक वो गवर्नमेंट वेरीफाई नहीं करेगी तब तक सिलेबस वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है कि हो सकता है कोई अगर अराजक तत्व हो जाएं और वो अपने यहाँ ऐसा सिलेबस डिजाइन कर लें जो भारत के लिए खतरा हो सके, तो वहाँ पर इन चीज़ों को इस तरह से प्रावधानित किया गया है। तो ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है, इनको अनुच्छेद 29 और 30 के तहत में ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 30। तो कौन सा करता है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 30 करता है। देखिए ये पीसीएस में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की पीसीएस में। तो इस प्रकार से देखिए जो हम बात करते हैं बीच में या फिर वो, तो वो बहुत ही उपयोगी है फ्रेंड्स, है ना। वो इन प्रश्नों के लिए भी और ऐसे प्रश्नों के लिए भी जो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन कभी भी अगर वो पूछे जा सकते हैं तो आप उससे उसको कनेक्ट करके आप जवाब दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 और इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स? ये दिया गया है अनुच्छेद 25 के द्वारा। देखिए आरआरबी टीसी में प्रश्न पूछा गया था ये। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 35। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। तो देखिए जो संवैधानिक उपचार हैं, तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है फ्रेंड्स। अब संवैधानिक उपचारों की हम वैसे थोड़ा सा बात कर चुके हैं अगले वाले वीडियोज में। तो संवैधानिक उपचार का क्या मतलब है? संवैधानिक उपचार का ये मतलब है कि अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, या फिर अगर हमें उच्च न्यायालय जाना तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। वहाँ पर वो जो भी मतलब कि संस्था है, उच्चतम न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, जो भी है, तो वो क्या करेगी कि उसको देखेगी कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तब वो निर्देश देगी कि मौलिक अधिकारों का हनन ना किया जाए। अब ये जो मौलिक अधिकारों के हनन को रोकना है, तो अब देखिए ये कैसे रोकती है। शुरुआत में भी हम ये प्रश्न उठाए थे कि कैसे रोकती है। तो देखिए वो क्या करती है कि 5 प्रकार की रिट दायर करती है। 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी कर देती है। कैसे? देखिए 5 प्रकार की जो रिट हैं उनमें से पहली जो रिट है फ्रेंड्स वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अब देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए कोर्ट में, बंदी को कोर्ट में प्रत्यक्ष किया जाए। ये कैसे देखिए होता है? ये ऐसा होता है कि जैसे कोई भी अगर व्यक्ति बंदी बनाया गया, ठीक है, कानून के द्वारा अगर पकड़ा गया, तो पहले तो एक ये अधिकार होता है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब पेश करना होता है किसी भी न्यायालय में, पास के न्यायालय में।
लेकिन अगर कभी ऐसा किया गया कि किसी के द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बना के रख लिया गया बिना कोर्ट ट्रायल के, तो वहां पर जो कोर्ट है वो क्या करेगी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट दायर करेगी, जारी करेगी। और जैसे ये मतलब जारी करेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, तो वहां पर मैंडेट हो जाएगा ये कि उस व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया है उसको कोर्ट में प्रत्यक्ष किया जाए। तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि उसमें अंग्रेजी में, तो इसको हैबियस कार्पस की कहते हैं, हैबियस कार्पस। इसके बाद देखिए दूसरी चीज होती है परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो गलत है, तो उसको क्या है कि वो आदेशित किया जाता है। ठीक है, अब आदेशित करने पर यह है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, अगर कोई काम ऐसा किया जा रहा है किसी के द्वारा कि जो गलत है, तो उसको आदेशित किया जाएगा कि आप ये ऐसा मतलब नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या, परमादेश। तो दूसरा जो रिट जारी किया जाता है वो कहलाता है परमादेश। इसके बाद जो तीसरा है वो होता है फ्रेंड्स प्रतिषेध। प्रतिषेध, तो प्रतिषेध जो होता है ये क्या करता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई जो मामला है वो लोअर कोर्ट में चल रहा है। अगर वो लोअर कोर्ट में मामला चल रहा है, तो अगर कोई ऐसी गलत चीज अगर की जा रही है इस लोअर कोर्ट के द्वारा, और वो व्यक्ति जो याचिका करता है वो अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई मतलब उसकी अपर कोर्ट में जाता है, तो वहां पर ये क्या करेगी कि उसको प्रतिषेध कर देगा, मतलब उसको रोक देगा कि नहीं आप ऐसा मतलब जो डिसीजन है वो नहीं दे सकते हैं। तो इसे कहते हैं प्रतिषेध। इसके बाद होता है उत्प्रेषण। क्या होता है, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या करता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है कि जो अपर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को मना कर देती है किसी भी मतलब मामले पे निर्णय देने के लिए, और साथ साथ में कहती है कि इस मामले को मेरी तरफ क्या करो, डाइवर्ट कर दो, मुझे भेज दो। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न होता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स को क्या कर देती है, निर्देशित कर देती है कि ये मामला मेरी ओर डाइवर्ट करो, मैं इसमें अपनी जो भी विश्लेषण है उसको दूंगा। इसके बाद एक और होता है फ्रेंड्स अधिकार प्रच्छा। क्या होता है, अधिकार प्रच्छा। अब ये अधिकार प्रच्छा क्या है, अधिकार प्रच्छा से देखिए अधिकार मतलब कि अधिकार को पूछना। अगर कोई भी अधिकारी कोई ऐसा निर्णय लेता है किसी के प्रति जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो वहां पर कोर्ट जो है वो उससे पूछती है कि आप आप ये जो कर रहे हैं, आपने ये डिसीजन दिया, निर्णय दिया, ये किस अधिकार से दिया है। तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स अधिकार प्रच्छा। तो ये जो चीजें हैं इससे संविधान के उपचारों का पाबंद किया जाता है कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अनुच्छेद यहाँ 32 के आधार पर दिया जाता है, और अगर यही चीज हम हाई कोर्ट में जाएं तो अनुच्छेद 226 के आधार पर ऐसा किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, और ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार। तो फ्रेंड्स किसे कहा है इन्होंने आत्मा, इन्होंने कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि इनका मानना था कि अधिकार कितने भी संविधान में लिख दिए जाएं, लेकिन अगर इनको क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो इन अधिकारों का क्या मतलब है, कोई नहीं मतलब है इसका। तो वो इसलिए मानते थे कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो संविधान का हृदय और आत्मा है। देखिए फ्रेंड्स ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आरआरबी में है, एसएससी में है, और इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत सारे पूछे जाएंगे आपसे। तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। ऑप्शन ए है देखिए आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, ऑप्शन बी है सेना सदस्यों के संबंध में, ऑप्शन सी है यहाँ पे जब सैनिक विधि लागू हो, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि ये तीनों सही हैं। अब कैसे सही है इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपात की स्थिति की बात कर रहा है, तो यदि आपात अगर लगता है, आप जानते हैं कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत
आपातकाल यदि घोषणा कर दिया जाए, जो कि भाग 18 में मतलब संविधान के इंडिकेट किया गया है, बताया गया है, तो अगर ऐसा किया जाता है तो वहाँ पर जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। अगर ये अब देखिए यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाते, निलंबित हो जाते हैं, मतलब उतने समय के लिए वो एक्टिवेट नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, सेना के सदस्यों के संबंध में जो मौलिक अधिकार साधारण नागरिकों को प्राप्त हैं फ्रेंड्स, उन अधिकारों से सेना के जो भी लोग हैं उनको वंचित रखा गया है। जैसे कि अगर सशस्त्र सेना के कोई सदस्य हैं, या फिर मान लीजिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के सदस्य हैं, या फिर मान लीजिए कि दूर संचार प्रणाली के जो भी सदस्य हैं, लोग हैं, उनको इन अधिकारों से वंचित रखा गया है। जैसे क्यों? अब देखिए वहाँ पर क्या है कि जैसे हमने देखा है कि एक सभा बनाने की वो है, ठीक है। अभी हमने जो अनुच्छेद 19 पढ़ा था, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके साथ साथ में सभा करने की स्वतंत्रता है, इसके साथ हमने पढ़ा था कि भाई अपना एक समूह बनाने की स्वतंत्रता है। तो मान लीजिए कि हमारी जो सेना है और हमारी सेना के जो जनरल हैं, इनका मूड कभी मान लीजिए खराब हो गया और इन्होंने क्या कर लिया कि एक पूरा मतलब गुट बनाने शुरू कर दिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक खतरा पैदा हो जाएगा कि इसमें तो सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है। और देखिए यही चीज़ जो है पाकिस्तान में नहीं मतलब सही से ऑपरेट की गई, तो वहाँ पर कई बार तख्ता पलट हुआ। भाई अगर सेना को ये अधिकार दे दिए जाएं कि वो अपनी सभा इस तरह से कर सकती हैं अपने तरह से, है ना, और वो गुट बना सकती हैं, तो वहाँ पर समस्याएं हो जाएंगी, वहाँ देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, मतलब देखने के बाद में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, या फिर जो कम्युनिकेशन सिस्टम में लगे हैं, या फिर जो सशस्त्र बेला सेना के लोग हैं, उनको ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। एक चीज और देखिए यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न वो दिया था, जब सैनिक विधि लगी हो, आपने नाम सुना होगा फिर अपस्फा। अपस्फा, ये अपस्फा क्या होता है कि एक ये सैनिक फोर्स होता है। सैनिक कोड ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मतलब हिंसा प्रभावित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अपस्फा लगा दिया जाता है। और जब अपस्फा लगा दिया जाता है तो उस कंडीशन में बात ये हो जाती है कि सारे जो भी नियम हैं वो सेना को दे दिए जाते हैं कि आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। कर सकने का मतलब ये है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे वो लोगों को शूट भी कर सकते हैं सीधे सीधे। तो ये जो अगर इस तरह का अगर अपस्फा लगा दिया गया है, सैनिक विधि अगर लगी है वहाँ पे, तो भी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो ये सेना के सदस्यों से संबंधित ये जो प्रावधान रोकने के लगे हैं, ये अनुच्छेद 33 में ऐसी बात कही गई है। तो आप ये भी याद कर रख सकते हैं कि अनुच्छेद 33 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 32 है, तो अनुच्छेद 32 सिर्फ और सिर्फ बात ये करता है कि मौलिक अधिकारों को ये प्रवर्तित कराएगा। और ये प्रवर्तित जो कराने का अधिकार है ये किसको है? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। तो ये जो 32 के अधिकार अगर प्रवर्तित करना है तो सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है। पीसीएस में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ये देखिए। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश या रिट, और ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो क्या जारी करता है वो फ्रेंड्स? वो रिट जारी करता है ना। देखिए हमने अभी बात की थी क्या कि 5 तरह की रिट जारी किया जा सकता है। तो जो हम फ्रेंड्स बात करते हैं या मतलब जो भी व्याख्या करते हैं, यही प्रश्न नहीं, आप अगर कहीं भी एग्जाम में उठा के देखेंगे या कोई क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ ये पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो अगला देखते हैं प्रश्न। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? अब देखिए यहाँ पर मैंडमस दिया है, कोवारंटो दिया है, हैबियस कॉर्पस दिया है और यहाँ पर सर्सियोरी दिया है। तो यहाँ पर देखिए हैबियस कॉर्पस होगा। हैबियस कॉर्पस को हमने बताया था ना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो क्या करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। भाई अगर किसी व्यक्ति को क्या कर लिया गया है, अगर कैद कर लिया गया है इलीगली, तो उसको प्रत्यक्ष ही हमें
प्रत्यक्ष करना पड़ेगा कोर्ट के समक्ष। अगला देखिए, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। तो किससे, कौन सा है ये? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए इसी तरह के असम में, आरआरबी असम में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ऊपर वाला एमपी पीसीएस में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे जो हमने हल किए। और एक इसमें देखिए, जो इसमें से लास्ट अनुच्छेद होता है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 35, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 ये कहता है कि अगर इसमें कोई भी कानून अगर बनाना है, तो कोई भी अगर कानून बनाना है तो वो कानून फ्रेंड्स कैसे बनेगा? कानून बनेगा संसद के द्वारा। मतलब कि अगर इनमें से कोई भी बदलाव करने हैं या कुछ भी करना है तो वो 35 के तहत किया जाएगा। एक 34 वाला अनुच्छेद, 34 में क्या है, जो हमने अभी पीछे बात की थी अपस्पा की, तो अपस्पा का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद किसमें किया गया है? 34 में किया गया है। और 33 को हमने देखा ही था, वो किससे संबंधित था? वो मतलब रोक से संबंधित था कि जो सशस्त्र सेना बल के हैं उनको ये वाले अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। तो ये देखिए अलग अलग। इसके बाद देखिए हमने 32 को देख लिया अनुच्छेद को, फिर वहाँ और भी जो अनुच्छेद। तो इस प्रकार से आई होप हमने जो बात की है कि भाग 3 में जो 12 से लेके 35 अनुच्छेद हैं, तो हमने ये सारे अनुच्छेदों को एक एक करके पक्का डिस्कस कर लिया होगा फ्रेंड्स, और इसकी काफ़ी हमने व्याख्या भी कर ली होगी। तो मुझे विश्वास है अब कि अगर कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आता है तो आप उसको थोड़ा सा इसमें अच्छे से करेंगे। एक बात और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, अनुच्छेद 21 के तहत आपको देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत एक संविधान में एक संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? हालांकि आगे भी ये आएगा तो कहीं हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी कर लेते हैं। ये 2002 में एक संशोधन हुआ था, जहां पर क्या किया गया था कि बच्चों के जो भी शिक्षा है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया था। तो ये भी एक वो है जो है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। हो सकता है हम चर्चा भी इसकी कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो था आज का, और आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैंने कहा कि आप थोड़ा सा इसके ग्रोथ में भी सहयोग करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।